हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 अप्रैल 2024 और आज के दिन हम जो भी संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो वैश्विक रूप से लोगों पर प्रभाव डालने वाली जो विशेष स्वास्थ्य समस्या उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिवसों मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारने के लिए जो सरकार संगठन है उनको प्रोत्साहित है वो किया जा सके। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि काठ या गेहूं है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें जो काठ या गेहूं है उसको हाल ही में भौगोलिक जो संकेत है जीआई टैग ये दिया गया। और इस फसल के लिए जो जीआई टैग का आवेदन है वो साल 2022 में इसके लिए आवेदन वो किया गया था। और 2 साल की जो लंबी अवधि के बाद में जो जीआई टैग है वो प्रदान किया गया। और ये काठ या गेहूं है इसमें इस जीआई टैग के माध्यम में इसको इसके जो प्रचार है उसको बढ़ावा देने की एक उम्मीद और मानी जा रहा है। जो एक काठी गेहूं है, इस स्वदेशी गेहूं की किस्म है जो अपनी उच्च प्रोटीन सामग्री और न्यूनतम जो पानी की इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए गेहूं वो माना जाता है। और विशेष रूप से काठी गेहूं है वो ग्लूटेन मुक्त होता है जो इसे उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ विकल्प है वो भी बनाता है। अब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने मथुरा के वृंदावन में जो संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की घोषणाओं की है। और एसजीवीएन ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री ने सूतनी में जो बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया। और लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है इसका शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ। और वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर या इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो होंगे। और उत्तर प्रदेश में वन टेप वन ट्री अभियान है इसकी शुरू है तो वो की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का जनसंख्या के आधार पर है वो पांचवा सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश राज्य के पड़ोस में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड है। और इसकी पूर्व की दिशा में नेपाल। और उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जैसे दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसे टाटा इंटरनेशनल का नया एमडी है वो नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये राजीव सिंघल है। इनको अब टाटा इंटरनेशनल इनका नया एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जो आनंद सेन है इनका स्थान लिया है। और आनंद सेन है ये 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और जिनके बाद में राजीव सिंघल है इन्होंने नए एमडी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। और इससे पहले जो सिंघल है ये टाटा इंटरनेशनल है इसमें कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी या सीईओ के रूप में ये कार्य कर रहे थे। वो जो टाटा समूह ये इसका सबसे पुराना बिजनेस है वो कपड़ा मिल का था। और भारत के जो महान उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने के जो टाटा समूह के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, इन्होंने वर्ष जो 1868 के अंतर्गत में तो 21,000 रुपए से लेकर अपना खुद का व्यवसाय या बिजनेस है वो शुरू किया गया था। अब जो अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि संतोष कुमार झा है ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए। और संजय नायर ने 2024 से लेकर 25 के लिए उद्योग मंडल एसो चैन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। और मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। और हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। लोकेश सुजेव 3 साल की अवधि के लिए जो आईईएसएफ सदस्यता समिति के लिए चुने गए। और मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और संजय कुमार जैन ये आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए। और एन श्रीकांत वो एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये फिलीपींस देश के द्वारा इसका अभ्यास आयोजन किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो फिलीपींस है, इन्होंने अप्रैल 2024 है, इस अप्रैल 2024 के अंतर्गत में दक्षिण चीन सागर में सॉरी जो दक्षिण चीन सागर है इसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसका उद्देश्य है कि चीन के क्षेत्र के प्रभाव के लिए तो बीच सैन्य सहयोग है इसको मजबूत किया जा सके। और ये अभ्यास फिलीपींस, जापान और अमेरिका के जो तीनों पक्षों के शिखर सम्मेलन से पहले हुआ है, जो एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए या इनके जो मध्य सुरक्षा संबंधन को मजबूत करने के प्रयासों पर भी एक प्रकाश डाला गया है। अब फिलीपींस देश है, तो फिलीपींस है ये पूर्वी एशिया में दक्षिणी कोरिया और पूरी तिमोर के बाद फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर लोग हैं वो ईसाई धर्म के अनुयायी है, और 1 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाला ये विश्व का 12वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है फिलीपींस। और ये देश है ये स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपनिवेश रहा है, जिसमें फिलीपींस एशिया में जो 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो फिलीपींस की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस ये पुस्तकालयों के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ उन जो अनगिनत कहानी, विचार और ज्ञान के जो भंडार है उनका उत्सव भी के रूप में भी ये दिवस मनाया जाता है, जो पीढ़ियों से इसमें संजोए वो जा रहे हैं। अब जो ये दिवस है इसमें जो भारत में प्राचीन काल से ही तो विश्वविद्यालयों में विशाल पुस्तकालय वो रहे हैं, और भारत के अलावा प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन में भी महान पुस्तकालय देखे गए हैं। अब अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस है वो हाल ही में मनाए गए हैं, जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसके साथ में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी 6 अप्रैल को मनाया गया, और आज के दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आरबीआई इन्होंने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार वो रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये 6.5% पर इसको बरकरार है वो रखा गया है। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने जो प्रमुख जो ब्याज दर है उन पर मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी इसके फैसले की घोषणा की, और आरबीआई ने लगातार जो 7वीं बार भी रेपो रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, और इससे तो 6.50% की फीसदी पर बरकरार वो रखा गया। और आरबीआई जो मौद्रिक नीति समिति इन्होंने 5:1 के बहुमत से नीतिकरण का जो फैसला वो लिया गया है, और इस रेपो रेट में बदलाव न होने से जो होम लोन है वो होम लोन नहीं महंगा नहीं होगा, और इसमें आपकी जो ईएमआई है वो भी नहीं बढ़ेगी। अब बैंकिंग है, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, और ये भारत के सभी बैंकों का कंट्रोल है वो अपने पास रखता है, और बैंक के पास में जो भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, और आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर हुआ है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने विलय की घोषणा की है। और बैंक ऑफ इंडिया है और आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया। आरबीआई ने तमिलनाडु तो मर्केंटाइल बैंक और ईसीबी बैंक पर जुर्माना लगाया। एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना कार्यालय खोला, और फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकुनूर मिशन पहल की आरंभ की है। और आरबीआई और बैंक के इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थायी मुद्रा उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वो भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की 15वें जो सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 है इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, एसजीवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया। जो निर्माण उद्योग विकास परिषद है इनके द्वारा जो 15वें जो सीआईडीसी विश्वकर्मा है पुरस्कार 2024 इसके लिए जो एसजेवीएन लिमिटेड है इसको 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों प्रदान किए गए हैं, और एस जो जेवीएन है लिमिटेड इसको सामाजिक विकास और
प्रभाव पैदा करने के लिए एक अचीवमेंट अवार्ड और जो CIBC पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित तो इस कंपनी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 है, इसका पुरुष टाइटल खिताब वो किस टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये महाराष्ट्र की टीम के द्वारा ये पुरस्कार वो जीता गया। जो महाराष्ट्र की टीम है इन्होंने 56वीं जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 है इसमें चैंपियन बनकर उभरी है और जिसने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब वो अपने नाम किए हैं। जो महाराष्ट्र की टीम है इन्होंने महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में कोल्हापुर को जो 30-28 से हराया, जबकि भारतीय रेलवे ने उड़ीसा को 24-22 से हराया है। और महाराष्ट्र की टीम है तो महाराष्ट्र ने भारतीय रेलवे पुरुषों के फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय रेलवे टीम को 52-50 अंकों के साथ मामूली अंतर से हराकर विजय बनी है। और इसमें दोनों टीमों के जो लास्ट में जो स्कोर है वो 32-32 अंकों की बराबरी रही थी। और महाराष्ट्र की टीम के साथ साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो महिला वर्ग की टीम थी इसमें जो महाराष्ट्र की टीम ने इसको 18-16 पॉइंट से के स्कोर के साथ 18 बना के महाराष्ट्र की टीम में इन्होंने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को पीछे छोड़कर ये मेडल है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पारादीप बंदरगाह बन चुका है। तो उड़ीसा में राज्य में स्थित जो पारादीप बंदरगाह ये वित्त वर्ष जो 2024 है इसमें 145.38 मिलियन टन जो कार्गो थ्रूपुट के साथ में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन चुका है। और इस मामले में पोर्ट ने जो गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं पारादीप बंदरगाह से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पारादीप बंदरगाह की स्थापना सन 1965 में उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई थी और 1965 में भारत सरकार ने बंदरगाह का स्वामित्व और प्रबंधन है वो उड़ीसा सरकार से अपने हाथ में ले लिया था। और भारत सरकार के द्वारा 18 अप्रैल 1966 को पारादीप बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था और ये भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन चुका है। पारादीप बंदरगाह प्रमुख है ये बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। पारादीप बंदरगाह जो तटीय शिपिंग के लिए देश के केंद्र के रूप में उभरा है और 2023-24 में पारादीप बंदरगाह ने 59.19 मिलियन मीट्रिक टन जो शिपिंग यातायात और थर्मल कोयला तटीय शिपिंग 43.97 मिलियन टन है ये शिपिंग यातायात इन्होंने संभाला है। और पारादीप बंदरगाह ने भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे अधिक उत्पादकता हासिल की है। इसकी जो बर्थ प्रोडक्शन लिमिट है वो 31,050 मीट्रिक जो टन है उससे बढ़कर 33,014 मीट्रिक टन वो हो चुकी है। और पारादीप बंदरगाह देश के सभी बंदरगाहों में टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता और अपनी व्यवसाय विकास योजना के हिस्से के रूप में पारादीप बंदरगाह इन्होंने 2022 में शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए जो कार्गो हैंडलिंग में अपने शुल्क को भी फ्री जो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के 2 डोर्नियर 228 विमानों सौंपे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है गुयाना के साथ में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इन्होंने गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर जो 228 विमानों सौंपे और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है इन्होंने इस बात की घोषणा या इस बारे में जानकारी प्रदान की है। और इससे पहले भारत ने HL सुविधा का भी दौरा किया था और गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर वो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये MS धोनी वो पहले भारतीय क्रिकेट कीपर वो बन चुके हैं। तो महान भारतीय विकेट बल्लेबाज MS धोनी इन्होंने T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले भारतीय पहले विकेट कीपर बन चुके हैं। और धोनी ने ये उपलब्धि है वो IPL में दिल्ली जो कैपिटल्स है इसके खिलाफ में हासिल की और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है वो दक्षिण अफ्रीका के जो क्विंटन डी कोक है इनके नाम पर है जिन्होंने हाल में 8,578 रन बना चुके हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है सॉरी जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि नोवाक जोकोविच वो ATP रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 जो फर्स्ट आदमी है वो बन चुके हैं। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया और सरफुद्दुल्ला ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन चुके हैं। और बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा चैंपियन बना है
12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने चुके हैं और नैना जेम्स को इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान है वो भी कर दिया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कमेंट चलो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।